जय में फ्रेंड्स, आई वेलकम ऑल ऑफ यू जय में ग्रुप ऑफ स्कूल की तरफ से मैं आपका स्वागत करता हूँ फ्रेंड्स। अब तक हमने स्टैंडर्ड 9th के अंदर चैप्टर नंबर 1 to 5 कंप्लीट किए हैं। ओके, अब आगे चैप्टर नंबर 14 स्टार्ट करने वाला है, स्टैटिस्टिक्स। सर, आप अपने रूटीन लाइफ में बहुत सारी इंफॉर्मेशन से जुड़े हुए हो। देखिए, इंफॉर्मेशन किस फॉर्म में हो सकती है। तो इंफॉर्मेशन आप जब भी कोई न्यूज़पेपर देखो, उसके अंदर कई बार सेंसेक्स वाला पेज देखो तो आज के दिन इतने टाइम पे इतना था, इतने टाइम पे इतना था। ओके, टाइम के रिस्पेक्ट में हो सकता है। कहीं पे आप अगर ट्रैवलिंग हिस्ट्री देखोगे तो इतने टाइम में उसने इतनी स्पीड कवर की है, इतना डिस्टेंस कवर किया है। ओके, तो इन शॉर्ट मैं ये बोलना चाहता हूँ कि आप डेटा एनालिसिस से अपनी लाइफ के अंदर जुड़े हुए हो। जैसे कि आप ऐसा समझो कि क्रिकेट का अगर स्कोर बोर्ड देखोगे तो वहाँ पे हर एक प्लेयर का नाम, उसने कितने बॉल में कितने रन बनाए वो सारे डेटा होंगे। बॉलर का नाम, कितनी ओवर में उसने कितने विकेट्स लिए वो डेटा होंगे। फिर आप अपनी मार्कशीट को देख लो। ओके, आपने किस सब्जेक्ट के अंदर कितने मार्क्स प्राप्त किए हैं या फिर उसके सब्जेक्ट के अंदर हाईएस्ट कितने गए हैं, वो सारे डेटा आप रूटीन लाइफ में देखते रहते हो। आप अगर कोई घर की चीज खरीदने जाओ, ओके, कहीं पे मॉल में गए या फिर कोई डी मार्ट या कोई रिलायंस फ्रेश में गए अगर आप, तो वहाँ पे एट द एंड ऑफ द शॉपिंग आप जैसे ही शॉपिंग कर लेते तो आपको जो भी बिल मिलता है उसमें सारे कलेक्शन दिया होता है कि भाई ये आपने चीज खरीदी, उसके नंबर ऑफ थिंग्स कितनी है, उसके सामने उसकी प्राइस। ओके, आपने ये सारे डेटा अपनी लाइफ में रूटीन लाइफ के अंदर ये हम इसका एनालिसिस करते रहते हैं। ओके, तो चैप्टर नंबर जो 14 है स्टैंडर्ड 9 का स्टैटिस्टिक्स, वो आपको 9th में, 10th में, 11 साइंस लोगे तो 11 साइंस में भी आएगा। अगर आप कॉमर्स लोगे तो कॉमर्स वालों के लिए तो ये एक वरदान के रूप में है, क्योंकि हर एक जगह पे जहाँ पे डेटा का यूज होगा वहाँ पे स्टैटिस्टिक्स आएगा ही आएगा। ओके, तो मैंने आपको ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया कि स्टैटिस्टिक्स चीज क्या है। हर उस डेटा का एनालिसिस को मैं स्टैटिस्टिक्स बोलूंगा जो आप रूटीन लाइफ में करते हैं। ओके, चाहे वो शेयर मार्केट का एनालिसिस हो, स्टूडेंट्स मतलब बच्चे तो नहीं करेंगे शेयर मार्केट का, लेकिन आप मूवी देखते होंगे तो मूवी का एक टाइम टेबल फिक्स होता है कि इस टाइम में ये आएगा, इतने टाइम में ये होगा, ये सारी बातें। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज स्टैटिस्टिक्स, मीनिंग ऑफ द स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स का मीनिंग क्या होता है फ्रेंड्स? इट इज द स्टडी ऑफ कलेक्शन, डेटा का हम इकट्ठा करें, एनालिसिस, उसको एनालिसिस करें एंड प्रेजेंटेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा। ओके, अगर आपको रेंडमली कोई ऐसा दे दे कि भाई फर्स्ट में 8 रन था, 5th ओवर में 12 रन थे, 50th ओवर में 18 रन हुए, तो आपको कैसा लगेगा? सर, ये तो रेंडमली कोई उठा के दे दिया। तो एनालिसिस का मीनिंग क्या होता है कि हर एक पर्टिकुलर जो भी टास्क होता है उसके अंदर क्या चेंज आया। तो फर्स्ट में इतना, सेकंड में अगर मैं देखने जाऊं तो सेकंड में सपोज 10 रन, थर्ड में देखने जाऊं तो सपोज 5 रन, ऐसा अगर आपको एनालिसिस दिया होगा तो आपको भी समझने में आसानी रहेगी। ओके, तो रेंडमली डेटा प्रेजेंटेशन से अच्छा है एक डेटा का कलेक्शन हो, उसका ऐसा प्रेजेंटेशन हो कि जिससे सामने वाले को पढ़ने में या सामने वाले को एनालिसिस करने में एक आसानी रहे। उसको मैं क्या बोलूंगा? स्टैटिस्टिक्स। तो स्टैटिस्टिक्स की प्रॉपर डेफिनेशन में आपको बताऊं, इट इज अ स्टडी, वो एक स्टडी है कलेक्शन, स्टडी ऑफ कलेक्शन, एनालिसिस, प्रेजेंटेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा। ओके, तो आप डेटा का अगर अच्छे से प्रेजेंटेशन करते हो, कलेक्शन करते हो, तभी आप उसका अच्छे से एनालिसिस कर पाओ। चलिए आगे बढ़ते हैं। सर, किस टाइप का डेटा होगा तो मैंने आपको उसके बहुत सारे एग्जांपल ऑलरेडी दे चुका हूं मैं। अब बात आती है वे ऑफ द प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। ओके, तो आज के इस लेक्चर के अंदर हम ये दोनों चीजें देखने वाले हैं। ओके, क्योंकि आपकी जो फर्स्ट एक्सरसाइज है वो आप सिर्फ 2 सेकंड में कर सकते हो। मैंने अभी तक आपको जो एग्जांपल दी है उसकी मदद से आप फर्स्ट एक्सरसाइज से 2 मिनट में कर सकते हो, लेकिन मैं आपको थोड़ा डीप में समझाने जा रहा हूँ।
ये पूरा स्टैटिस्टिक्स का जो भी डेटा होगा मैं किस हिसाब से आपको प्रेजेंट कर सकता हूँ। ओके, वे ऑफ द प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, डेटा को मैं किस प्रकार से प्रेजेंटेशन कर सकता हूँ। तो पर्टिकुलर इस चैप्टर के अंदर हम जिस टाइप से प्रेजेंटेशन देंगे डेटा का, ओके, तो उसके जो भी टाइप्स है वो मैंने यहाँ पे आपको लिख के दिए। देखिए कौन कौन सा, पहले ये मैं रफ कर देता हूँ क्योंकि ये कोई काम की चीज नहीं। ओके, चलिए टेबल मेथड से कि डेटा को मैं एक टेबल में रखूंगा, इसके सामने ये, इसके सामने ये। जैसे कि हम क्रिकेट का स्कोरबोर्ड देखते हैं कि भाई सचिन तेंदुलकर ने इतने रन बनाए, इतनी बॉल थी, सहवाग ने इतने रन, इतनी बॉल गई, ओके, इतनी 4, इतने 6, ये पूरा एक टेबल दिया हो, उसको मैं टेबल मेथड बोलूंगा। बार ग्राफ से भी मैं बता सकता हूँ। बार ग्राफ से कैसे बताऊंगा, जस्ट मैं अभी 5 मिनट बाद आपको इसका एग्जांपल दूंगा। ओके, हिस्टोग्राम से भी मैं बता सकता हूँ, व्हाट इज हिस्टोग्राम, इसका भी मैं आपको एग्जांपल दूंगा। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन से भी बता सकता हूँ, पाई चार्ट से भी मैं बता सकता हूँ। ओके, तो आपको यहाँ पे ये चार फर्स्ट 4 मेथड्स यहाँ पे मैं बताऊंगा क्योंकि पाई चार्ट आपके सिलेबस पे नहीं है। एंड मैं आपको एक पर्सनल एडवाइस देना चाहता हूँ कि ये जो चीजें हैं डेटा का एनालिसिस, अगर आप 11th, अच्छा 10th के बाद गवर्नमेंट एग्जाम आती है आपको बताओ, 12th के बाद एग्जाम आती है या फिर ग्रेजुएशन के बाद भी जो भी गवर्नमेंट एग्जाम आती है, उसके अंदर बेटा आपको एक टॉपिक होगा रीजनिंग। ओके, रीजनिंग के अंदर जो डेटा का एनालिसिस होगा वो इसी मेथड से आपको वहां पे दिया। ओके, तो इसके बारे में हम आज भी डिस्कशन करने वाले। चलिए, सेंट्रल टेंडेंसी, सेंट्रल टेंडेंसी के अंदर 3 चीजें आती है, मीन, मीडियन एंड मोड। ओके, ये तीनों चीजें हम आज के लेक्चर में एट द एंड ऑफ द लेक्चर तीनों हम डेफिनेशन के द्वारा समझने वाले हैं। ओके, तो अब हम समझते हैं डेटा को प्रेजेंटेशन कैसे दे सके, डेटा को कैसे प्रेजेंट कर सके, उसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये 4 टाइप मैंने आपको बताया था कि सबसे पहला टाइप कौन सा था डेटा को प्रेजेंट करने का, क्योंकि सबसे पहला था टेबल में। ओके, तो टेबल में क्या होगा फ्रेंड्स, एक आपको टेबल दिया होगा जिसमें आप, यहाँ पे मैंने आपको एग्जांपल के तौर पे बताया, ये वेट है इन केजी, कोई एक क्लास के स्टूडेंट्स का है, ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ओके, 30.5 से लेके 35.5 के बीच में आने वाले स्टूडेंट्स, इसके बीच में जो वेट होगा वो कितने स्टूडेंट्स का होगा, तो 9 स्टूडेंट। ओके, 35.5 से लेके 40.5 तो 12 स्टूडेंट का। ऐसे मैंने पूरा का पूरा 5 1 2 3 4 5 अलग अलग जो भी 5 टर्म का गैप, उसके हिसाब से मैंने क्या किया फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे बताया। ओके, नाउ तो आपको ये जो डेटा होगा वो ये क्या होगा, ये क्लास, इसको मैं क्लास से डिनोट करता हूँ, और ये क्या होगा, फ्रीक्वेंसी F1। ओके, जैसे ही हम इस चैप्टर के अंदर आगे बढ़ेंगे फ्रेंड्स, इस चैप्टर के अंदर हम इसी के रिलेटेड सम पहले करने वाले हैं। ओके, तो स्टैटिस्टिक्स के अंदर टेबल और रिप्रेजेंटेशन मेथड का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, जस्ट बिकॉज आप इसी मेथड से बहुत ही इजीली डेटा का एनालिसिस कर सकते हो एंड डेटा को मैं जो भी आपको फाइंड करना होगा इसके रिगार्डिंग वो हम यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं। ओके, तो टेबल मेथड, जस्ट अभी आपको ये समझना है कि टेबल मेथड में डेटा प्रेजेंट कैसे होता है, तो ऐसे होता है। ओके, दूसरा कौन सा था, बार, कौन सा, बार ग्राफ। ओके, तो यहाँ पे ग्राफ की मदद से मैंने ये और ये 3 चीजें बताई। तो आपको पहले तो ये कंफ्यूजन होगा कि सर इसमें से इसी को बार ग्राफ बोला, इसको हिस्टोग्राम बोला और इसको फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, ऐसा क्यों? तो मैं आपको इसका रीजन भी देता हूं। देखिए, यहाँ पे कोई डेटा है, ये एक्स एक्सिस दिया है, ये वाई एक्सिस दिया है। एक्स एक्सिस के ऊपर मैंने मंथ को रिप्रेजेंट किया, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, 6 मंथ का मैंने डेटा लिया है। ओके, और यहाँ पे कुछ कोई भी हो सकता है कि अगर ग्रोथ का रेट देखें तो ये 1 2 3 4 5% जीडीपी का ग्रोथ रेट कुछ भी ले सकते हो। मैं सिर्फ यहाँ पे आपको कंपैरिजन कर रहा हूँ। ओके, तो आप इस हिसाब से जनवरी के अंदर 2.5 ग्रोथ रेट है, फरवरी में 2 है ग्रोथ रेट,
मार्च के अंदर अगर मैं देखूं तो 4% ग्रोथ रेट, ओके। अप्रैल के अंदर मैं देखूं तो सपोज 5.6% है समथिंग, ओके। मई में अगर मैं देखूं तो यहाँ पे आपको 3.5 समथिंग, हाँ 3.5 समथिंग दिखे, ओके। तो ऐसे अगर मैं डेटा को रिप्रेजेंट करता हूँ तो वो बार ग्राफ से, ओके। बार ग्राफ के अंदर एक आपको ये ध्यान देना पड़ेगा कि जो ब्रेड्थ होगी, ये जो चौड़ाई होगी, चौड़ाई इसको मैं बोलूंगा, ओके, ये हर एक की सेम रहेगी बेटा। क्या हर एक की जो चौड़ाई होगी मेरे बच्चे, वो चौड़ाई क्या होगी, सेम होगी, ओके। तो इस मेथड को मैं बार ग्राफ, चलिए हिस्टोग्राफ के अंदर बार ग्राफ से डिफरेंस कैसे है, तो बार ग्राफ में जो चौड़ाई होती है वो सेम होती है, ब्रेड्स आर सेम। लेकिन हिस्टोग्राम में यहाँ पे आप देख सकते हो पहले वाले की चौड़ाई कितनी दी है, देखिए 20 यूनिट दी है, एक्स एक्सिस के ऊपर मैंने बताया 20 यूनिट्स, दूसरे की चौड़ाई 10, तीसरे की 10, बाकी 10 है, और आगे की चौड़ाई 30 है, 1 2 3, तो 30 यूनिट है, ओके। अगर ग्राफ के अंदर जो चौड़ाई होगी वो सेम नहीं होगी तो उसको मैं क्या बोलूंगा, हिस्टोग्राम प्रेजेंटेशन बोलूंगा, ओके। हालांकि अब बारी आती है फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, कि आप जो पॉइंट के सामने, ये एक्स एक्सिस है, ये क्या है, वाई एक्सिस, ओके। एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस मैंने आपको यहाँ पे दिखाया। अब एक्स एक्सिस के सामने, एक्स एक्सिस के ऊपर वाई का जो भी पॉइंट मिलता है वहां पे मैं एक पॉइंट बना लूंगा। जैसे कि यहाँ पे x 10 है तो y क्या मिलेगा, देखिए यहाँ पे 12 मिल रहा है सपोज, यहाँ पे मैंने एक पॉइंट बना दिया। x अगर 15 है तो y कितना है 25, तो यहाँ पे मैंने एक पॉइंट दे दिया। x अगर 20 है तो y कितना है, सपोज 28 नियर अबाउट, ओके। तो ऐसे में सारे पॉइंट को 1 बाय 1 क्या करूंगा, ज्वाइन करता जाऊंगा, देखिए मैंने ज्वाइन किया है, ओके। और एक ग्राफ बने, उसको मैं क्या बोलूंगा, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बोलूंगा। क्या बोलूंगा बेटा, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। तो आपको यहाँ पे ये समझना है कि ये 4 मेथड है। जनरली आप इसी से, देखिए हम कई बार आप न्यूज चैनल में देखते होंगे कि इंडिया का ग्रोथ रेट ऐसे कोई ग्राफ से बताया होगा, पॉपुलेशन रेट ऐसे कोई ग्राफ से बताया होगा, ओके। तो ये सारी मेथड किसकी है, स्टैटिस्टिक्स के डेटा को रिप्रेजेंट करने में। आप कहीं ना कहीं पे ऐसा ग्राफ भी देखे होंगे, अरे क्रिकेट तो हर एक स्टूडेंट देखता ही होगा, तो उसके अंदर जो रन का एनालिसिस होगा उसमें आपने ऐसे ग्राफ देखे होंगे। वो और कुछ नहीं है बेटा, वो सिर्फ वन काइंड ऑफ स्टैटिस्टिक्स से डेटा को रिप्रेजेंटेशन करने की एक मेथड है, ओके। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो आगे मैंने आपको बताया सेंट्रल टेंडेंसी ऑफ डेटा, मीन मीडियन मोड, ओके। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द स्टैटिस्टिक्स। आप जब तक पढ़ोगे स्टैटिस्टिक्स तब तक ये चीजें आपको आएगी, ओके। मीन, मीडियन, मोड, ओके। मीन का मीनिंग देखिए, मैं अभी आपको सिर्फ एज अ कॉन्सेप्ट बताऊं कि कॉन्सेप्ट के हिसाब से आपके दिमाग में डायरेक्टली उतर जाएगा कि हाँ सर इसी को मीन बोलेंगे। आप जब तक तो ये वर्ड आएगा मीन, तब तक आप याद करोगे कि मीन मतलब यही होता है, ओके। तो मीन का एक आपको सिंपल मीनिंग, मीन को पहले x के ऊपर लाइन मतलब x बार से मैं पढ़ता हूँ, ओके। ये 10th में भी आता है, ये 11th साइंस में भी आता है, ये कॉमर्स में भी आता है। मीन का मीनिंग ये भी होता है कि एवरेज। क्या होता है एवरेज, चलिए एवरेज में कैसे निकालता हूं, क्योंकि भाई सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल ऑब्जर्वेशन, टोटल नंबर ऑफ द ऑब्जर्वेशन, ओके। तो सर एक एग्जांपल के द्वारा अगर मैं समझूं, चलिए ये कोई 5 स्टूडेंट्स है, 5 स्टूडेंट्स के 30 में से मार्क्स किस, अच्छा 100 में से 50 में से लेते, चलिए
एक का मार्क्स है 30, एक का मार्क्स है 20, एक का मार्क्स है 25, एक का मार्क्स है 35, एक का मार्क्स है 40। ओके, अगर मुझे ऐसा बोले कि आपको इसका मीन निकालना है, तो मीन का दूसरा मीनिंग होता है एवरेज, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, क्योंकि मीन इज इक्वल टू सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन मतलब ये 30, 20 और मैं एडिशन करूंगा 30 प्लस 20 प्लस 25 प्लस 35 प्लस 40 डिवाइड में टोटल नंबर ऑफ द ऑब्जर्वेशन। टोटल नंबर ऑफ द ऑब्जर्वेशन कितना बेटा है 5, यहाँ पे 5, यहाँ पे और एक होता तो 6 कर देते, 6 ऑब्जर्वेशन होगा तो 6 लिखूंगा डिनोमिनेटर में। ओके, ये कितना हो गया देखिए, तो यहाँ पे ये 40 प्लस से ये कितना होता है 50, 40 प्लस 50 90। ओके, 90 प्लस ये कितना हो जाएगा 60। देखिए तो 90 प्लस 60 अगर मैं करूंगा तो मुझे कितना मिलेगा 150। 150 डिवाइड बाय मुझे 5 करना पड़ेगा बच्चे, हाँ, तो 150 डिवाइड बाय 5 करूंगा तो मुझे मिलेगा 30। तो मेरा मीन कितना मिल गया, मतलब एवरेज मुझे कितना मिलेगा 30 मार्क्स पर स्टूडेंट्स आ सकता है। ओके, तो मुझे जब जब ऐसा बोला होगा व्हाट इज द मीन ऑफ पर्टिकुलर दिस डेटा, तो मैं क्या करूंगा उसका एवरेज निकालूंगा। ओके, चलिए मैंने यहाँ पे एवरेज निकाल दिया, मीन का आपको डेफिनेशन बता दिया। अब आगे बढ़ते हैं मीडियन। मीडियन को मैं जनरली कैपिटल एम से डिनोट कर सकता हूँ, कैपिटल एम। ओके सर, मीडियन निकालने से पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि मीडियन मतलब क्या होता है। मैं आपको एक ऐसा एग्जांपल दूं, ऐसी बात बताऊं, आपको डायरेक्टली दिमाग में उतर जाएगा। देखिए मीडियन का मीनिंग क्या होता है बेटा कि बीच वाला, क्या बीच वाला, सेंट्रल प्लेस के ऊपर आया हुआ ऑब्जर्वेशन। ओके, कैसे, उसमें भी दो टाइप होते हैं कि मीडियन ऑड का भी अलग होता है और नंबर का और इवन नंबर का, दोनों में आपको बताऊंगा, अभी लिख के बताते हैं। ओके चलिए, अगर मुझे ऐसा बोला होगा कि कोई डेटा आगे का हिसाब देता है कि भाई 30 है, 20 है, 5 स्टूडेंट्स है, 5 स्टूडेंट्स है, उसके मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, सपोज ऐसा है। मुझे ऐसा बोला है व्हाट इज द मीडियन ऑफ दिस पर्टिकुलर डेटा। इस डेटा का मीडियन क्या मिलेगा मुझे। ओके, तो मैं क्या करने वाला बेटा, मैं सबसे पहले ये देखूंगा उसके अंदर ऑड नंबर है या इवन। ऑड नंबर है यहाँ पे 5 मतलब कैसा ऑड नंबर, 5 ऑड नंबर है तो एग्जैक्टली बीच में कौन सा नंबर है, चलिए यहाँ से 2 इस साइड निकाले, 2 इस साइड निकले, बीच में कौन बचा 35। तो एग्जैक्टली अगर मैं ऑड नंबर लूंगा तो ऑड नंबर में आपको डायरेक्टली पता चल गया, देखिए देख रहे हो आप लोग। ओके, ऑड नंबर का अगर होगा तो आप यहाँ पे ऐसा लिख सकते हो n+1/2 ऑब्जर्वेशन। सर ये आपने क्या लिखा। ओके, मेरे पास कितने डेटा है, 1 2 3 4 5 डेटा है ना। ओके, तो यहाँ पे अगर आपके पास ऑड नंबर है, ऑड नंबर मतलब 5 ऑड नंबर होता है, तो यहाँ पे n की जगह पे 5 रखिए, 5+1/2 6/2 मतलब थर्ड ऑब्जर्वेशन। तो थर्ड ऑब्जर्वेशन मेरा कौन है 35। तो आपको पता चल जाएगा कि मीडियन इस डेटा का मुझे क्या मिलेगा 35। जब आपको ऑड नंबर दिया होगा तब आपको क्या करना है, इस फॉर्मूला को फॉलो करना है। तो यहाँ पे आपको ये पता चलेगा कौन सा ऑब्जर्वेशन मुझे एज अ मीडियन लेना है। मीडियन का मतलब क्या होता है, सेंट्रल ऑब्जर्व डेटा या फिर सेंट्रल ऑब्जर्व डेटा। ओके, सेंट्रल। सर उससे पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, उससे पहले आपको यह समझना पड़ेगा कि आप ये जो डेटा लिखे हो, ओके, ये बात मुझे आगे बतानी थी लेकिन अभी मैं ये बता रहा हूं क्योंकि आपको कंफ्यूजन ना, आप जो डेटा लिख रहे हो ना बेटा, उसको आपको इंक्रीजिंग फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। जब मैं मीडियन निकालूंगा सेंट्रल डेटा तो आएगा, ओके, लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा,
इंक्रीजिंग फॉर्म के अंदर आपको डेटा को अरेंज करना पड़ेगा। इंक्रीजिंग मतलब सबसे छोटा वाला पहला, मतलब ये 20 हो गया, यहाँ पे क्या आ गया, ये 20 हो गया, उसके बाद इसके अंदर से कौन आता है 25, उसके बाद आएगा 30, उसके बाद 35, उसके बाद आएगा 40। ओके, अब मैं ये निकाल सकता हूँ, यहाँ पे थोड़ा जल्दी मैंने बोल दिया। ओके, अब मैं यहाँ पे निकाल सकता हूँ कि सबसे पहले मैं डेटा जो था मेरे पास उसको मैंने किस फॉर्म में कन्वर्ट किया, इंक्रीजिंग फॉर्म में कन्वर्ट किया, मतलब छोटा वाला पहले, उसके बाद थोड़ा बड़ा, उसके बाद और बड़ा, उसके बाद ऐसे में अरेंज करना पड़ेगा। ओके, हमको जो भी डेटा दिया, अगर मुझे मीडियन निकालना है तो मीडियन मतलब सेंटर वाला, सेंट्रल ऑब्जर्वेशन ऑफ डेटा, तो सेंट्रल में कैसे फाइंड करूंगा, तो सबसे पहले डेटा को मैं इंक्रीजिंग फॉर्म में या फिर देखो डिक्रीजिंग में आप बना दे कि भाई सबसे पहले मैं 40 लिखूं, फिर 35 लिखूं, फिर 30 लिखूं, तो भी बीच में आने वाला सेंट्रल नंबर में कोई चेंज नहीं होगा। आपको यहाँ पे ये याद रखना, अगर ऑड नंबर आता है तो n+1 ट्रूथ ऑब्जर्वेशन, तो यहाँ पे 5 है, 1 2 3 4 5, 5 + 1 6, 6/2, तो थर्ड ऑब्जर्वेशन, तो मेरा आंसर क्या आएगा इस पर्टिकुलर सम का 30। ओके, मैं आपको यहाँ पे और एक एग्जांपल से समझा रहा हूँ। चलिए यहाँ पे मैं लूँ अगर 12 10 15 13 18 20। ओके, तो सबसे पहले मैं क्या करूँ बेटा, सबसे पहले मैं इसको अरेंज करने वाला हूँ। अरेंज कैसे करेंगे, तो कि मैं अरेंज करके मैं सबसे छोटा वाला तो 10, उसके बाद 12, उसके बाद 13, उसके बाद 15, उसके बाद 18, यहाँ पे 23। ओके, ये मैंने अरेंज कर लिया। अब मैं इसका मीडियन फाइंड करूंगा। मीडियन मैंने फाइंड करने से पहले 1 2 3 4 5 6, अच्छा 6 है, अच्छा मैंने यहाँ पे मिस कर दिया है, कौन सा मिस किया है, 10 15 18, कोई एक नंबर 2 बार लिखा है, 12 है, हाँ ये है, 15 13 लिखा है, 20 मिस कर चुका हूँ, यहाँ पे 20 आएगा और यहाँ पे 20। ओके, ये कितने 1 2 3 4 5 6 7 नंबर हो गए, तो 7 यहाँ पे रखो। नंबर टोटल ऑब्जर्वेशन ऑड है, हाँ है, तो 7 + 1 तो 8, 8/2 तो 4, फोर्थ ऑब्जर्वेशन मतलब 1 2 3 4, ये मेरा क्या हो जाएगा बेटा, ये हो गया मीडियन फॉर दिस पर्टिकुलर डेटा। ओके, चलिए अब हम बात करते हैं इवन नंबर। अगर मुझे डेटा जो है वो इवन नंबर दिया होगा तो क्या होगा। ओके, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन अगर आपका इवन है तो मैं क्या करूंगा उसके बारे में आपको बात करूंगा। चलिए अब यहाँ पे कोई एक डेटा में ऐड कर देता हूँ, क्या पहले कितना था 7 था, अब क्या हो गया 8 हो गया, तो यहाँ पे 30 जो है वो तो लास्ट में आएगा, तो ये क्या लिख दिया इवन है। इवन क्यों, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 7 8 number of observation is 8, number of observation is 8, that's why the data number is even। okay, even के लिए मीडियन कैसे फाइंड करेंगे, चलिए उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले आपको इस डेटा को किस फॉर्म में करना पड़ेगा बेटा, इस डेटा को आपको अरेंज करना पड़ेगा, या तो इंक्रीजिंग फॉर्म में रखिए या तो डिक्रीजिंग फॉर्म में। इंक्रीजिंग 10 ये जो डेटा था उसको इंक्रीजिंग में अरेंज किया, 10 उसके बाद 12 उसके बाद 13, ये जो डेटा है उसको इंक्रीजिंग फॉर्म में ऐसे मैंने क्या किया, कलेक्ट किया। ओके, फिर n/2th ऑब्जर्वेशन प्लस n/2 प्लस 1th ऑब्जर्वेशन बाय 2 करेंगे, ये आएगा वो ऑब्जर्वेशन। सर नहीं पता चला, कोई बात नहीं, मैं आपको ये बता रहा हूँ। चलो यहाँ पे डेटा कितना है, 8 डेटा है, हाँ, तो इक्वल को दोनों साइड से निकालिए। तो इक्वल मतलब यहां से मैंने ये इन तीनों को निकाला, इन तीनों को मैंने एक साइड से निकाला, इन तीनों को मैंने आगे से निकाला, बीच में बचा कौन 15 और 18। ओके, तो अगर मुझे इवन नंबर दिया है, मतलब यहाँ पे 8 ऑब्जर्वेशन है, इवन नंबर दिया है, तो जो बीच वाले 2 होंगे उन दोनों का एडिशन बाय 2, ये मेरा क्या मिल जाएगा, मीडियन मिल जाएगा। एकदम सिंपल है। अगर आपको नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इवन दिए, अगर ऑड दिया है तो डायरेक्टली पहले डेटा को अरेंज करो इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग फॉर्म में, एग्जैक्टली बीच में जो आएगा वो आपका आंसर। अगर ऑड होगा तो जैसे ही इवन आया
जैसे ही इवन आएगा नंबर तो मैं क्या करूंगा बेटा कि लेफ्ट हैंड से इक्वल निकाला, राइट हैंड से इक्वल निकाला, बीच में सेंटर में जो दो आएंगे उन दोनों का एडिशन बाय 2। ओके सर, इसी को अगर मैं फॉर्मूला से देखना चाहूं तो यहाँ पे 8 डेटा है, 8 ऑब्जर्वेशन है, तो देखिए तुम यहाँ पे 8/2 प्लस 8/2 प्लस 1/2। ओके, तो यहाँ पे आपको क्या मिल गया 4th प्लस 5th/2। फोर्थ ऑब्जर्वेशन कौन सा है बेटा? फोर्थ ऑब्जर्वेशन है 15। यहाँ पे वही तो बात होगी, 15 प्लस यहाँ पे फिफ्थ ऑब्जर्वेशन कितना है 18, तो 15 प्लस 18/2। ओके, तो दोनों में एक ही है। ओके, हालांकि इसके बारे में डीपली डिस्क्रिप्शन में आपको जैसे ही सम चालू होगा, एक्सरसाइज चालू होगी तब मैं आपको देने वाला हूँ, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि सर मीडियन मतलब क्या? मीडियन मतलब सेंट्रल ऑब्जर्वेशन ऑफ डेटा। ओके, अगर ओड होगा तो उसका मैं मीडियन ऐसे निकालूंगा n+1/2 ऑब्जर्वेशन, और इवन नंबर होगा तो मैं उसका ऐसे निकालूंगा। ओके, अब बारी आती है मोड की। चलिए, मोड मतलब और कुछ नहीं, अगर कोई डेटा, चलिए इसी डेटा के अंदर मैं आपको बोलूं कोई डेटा मोर देन 1 टाइम, यहाँ पे अगर मैं 12 लिख दूं, 12 है, हाँ है, ये कोई अगर ऐसा डेटा दिया है जो डेटा ज्यादा बार आता है वो मेरा मोड बन जाएगा। जो ऑब्जर्वेशन यहाँ पे इसके अंदर कौन ज्यादा बार आया है 12, 12, तो वो मेरा क्या बन जाएगा। ओके, तो यहाँ पे मैंने आपको कुछ बातें जो बताई है वो स्टैटिस्टिक्स के लिए बहुत ही यूजफुल, बहुत ही काम की चीज है। ओके, तो आपको एक्सरसाइज नंबर कौन सी? एक्सरसाइज नंबर 14.1 एकदम दो ही सम दिए हैं। आपको ऐसा बोला है कि उसके अंदर कुछ ऐसा बोला है कि आप डेटा का एनालिसिस बनाओ, 5 डेटा का, आपके आजू बाजू में जो भी होंगे उसका 5 डेटा का एनालिसिस बनाओ। ओके, तो एकदम सिंपल है, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ 5 कौन कौन से लोग। एक तो ग्रोसरी शॉप का ले लो। ओके, कोई आइटम लिखो, उसके बाद में उसके नंबर ऑफ थिंग्स, उसके बाद में उसके पैसे कितने होते हैं, एक टेबल मेथड बना सकते हो। दूसरा कोई एग्जांपल है कि आप अगर क्रिकेट, हाँ क्रिकेट का ले सकते हो कि क्रिकेट मैच के जो भी रेटिंग्स होते हैं वो आपके क्लास के स्टूडेंट्स के मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन ले सकते हो, भाई इस सब्जेक्ट में उसके इतने मार्क्स है, एक सब्जेक्ट का पर्टिकुलर वो बना सकते हो। ओके, फिर उसी के साथ मुझे सेकंड क्वेश्चन के अंदर ऐसा भी बोला है, ठीक है, दोनों क्वेश्चन एकदम थ्योरेटिकल है इसलिए मैं आपको यहाँ पे बता दूं। सेकंड क्वेश्चन में ऐसा ही बोला है विच इज द प्राइमरी डेटा एंड विच इज सेकेंडरी डेटा। ओके, तो इसकी मुझे आपको एक डेफिनेशन बतानी है, व्हाट इज प्राइमरी डेटा एंड व्हाट इज सेकेंडरी डेटा। बेटा, अगर आपने खुद ऑब्जर्वेशन किया है और आपने डेटा खुद बनाया तो वो डेटा होगा प्राइमरी डेटा। ओके, व्हाट इज प्राइमरी डेटा? प्राइमरी डेटा का मीनिंग क्या होता है? इफ ऑब्जर्वर, जो भी ऑब्जर्वर है वो खुद एनालिसिस कर रहा है और खुद डेटा बना रहा है तो वो क्या हो गया प्राइमरी डेटा। ओके, अगर सेकेंडरी डेटा चाहिए तो सेकेंडरी डेटा क्या होता है?